तो देखो अपनी जो पिछली क्लास थी, पिछली क्लास में हम लोगों ने 4-5 चीज़ें सीखी थी। पहला तो ये कि एचटीएमएल टैग क्या होता है। एचटीएमएल टैग दो टाइप के होते हैं बताया था, एक सेल्फ क्लोजिंग वाला होता है और एक ओपनिंग होता है टैग, और क्लोजिंग टैग दो टाइप के होते हैं। मतलब पेयर वाला होता है, एक बिना पेयर वाला। ठीक है। उसके बाद सीएसएस में हम लोगों ने देखा था कि क्लास कैसे बनाते हैं, आईडी कैसे बनाते हैं, और सेलेक्टर क्या क्या होते हैं बेसिकली, कि क्लास, आईडी, टैग। इसके अलावा और भी सिलेक्टर होते हैं जैसे कि एट्रीब्यूट होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर यहाँ पर आऊँ, अभी मैं एचटीएमएल के टैग तुम लोग को सारे बताऊंगा। पहले अभी सीएसएस को समझ लो कि सीएसएस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद में तुम लोग को सारी एचटीएमएल के टैग अभी बताऊंगा जस्ट। ठीक है। जी सर। तो अभी मान लो मैं सारी चीज़ें हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट टाइप बटन। ठीक है। सेव करता हूँ, बटन को ले लेता हूँ मैं क्लिक। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक ले लिया और मैंने इसको जूम कर रखा ताकि तुम लोगों को सबको दिखे। अब इसमें क्या है देखो, ये एक तो इनपुट है। अगर मैं यहाँ पे लूँ, जैसे मैंने टैग लिया था, ठीक है, टैग के अंदर मैं यहाँ पे ले लूँ डायरेक्ट इनपुट। ठीक है। इनपुट की क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है। तो इनपुट का तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड हुआ नहीं, क्यों? कोई बता सकता है? सर एक बार HTML दिखाना। ये सर देखो। क्लास नहीं है सर उसमें। क्लोज नहीं किया सर। और सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसमें तो टैग ही नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सैस को रन नहीं किया है सीएसएस के लिए। इसको अभी हम लोगों ने चलाया ही नहीं है। यस सर। यहाँ पे अभी बहुत सैस नहीं किया ना, तो सीएसएस जब जनरेट ही नहीं करेगा तब ब्राउज़र में कैसे जाएगी सीएसएस। अब इसको मैं अगर करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो देखो ये रेड हो गया। हो गया नहीं हो गया? जी हो सर। गया सर। है ना। यस सर। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है, अब मैं यहाँ पे 2-3 बनाता हूँ इनपुट। जैसे मैंने एक बनाया था इनपुट टाइप बटन, अब मैं बनाता हूँ इनपुट टाइप डेट। ठीक है। अब मैंने इनपुट टाइप डेट बनाया, उसने देखो डेट को भी रेड कर दिया। अब मैं एक और इनपुट टाइप बनाता हूँ ईमेल। ठीक है। तो अब इनपुट टाइप ईमेल भी बन गया। लेकिन इसने क्या किया, इसने तीनों पे सेम प्रॉपर्टी लगा दी। क्यों? क्योंकि हमने जो सिलेक्टर बनाया है यहाँ पर, ये पूरा ग्लोबल है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये ग्लोबल जी टाइप तुम्हारा ये हो गया पूरा। अब अगर मुझे इसमें अलग अलग करना हो कि हाँ मुझे यहाँ पर बटन का अलग चाहिए, डेट का अलग चाहिए, ईमेल का अलग चाहिए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एट्रीब्यूट को कॉपी करो, इसके आगे जाओ, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाओ, इसके अंदर उसको पेस्ट कर दो। अब तुम जब सेव करोगे तो देखो इसने इनपुट टाइप बटन, जो बटन था उसको ही रेड किया। ठीक है। अब बाकी जी जो अपने पास 3 थे उनको भी बना लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्या था अपने पास, इनपुट टाइप डेट। तो डेट को कॉपी किया, यहाँ पे जाके इसके अंदर पेस्ट कर दिया। फिर टाइप ईमेल था, ईमेल को यहाँ से कॉपी किया, फिर यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब देखो तीनों पे आ गया। अब अगर मुझे इसको ग्रीन करना हो तो मैं यहाँ पे इसको आराम से ग्रीन दे सकता हूँ। ग्रीन हो गया। इसको मैं ब्लू कर सकता हूँ। ठीक है। ब्लू हो गया। तो पहला होता है तुम्हारा क्लास, फिर होती है आईडी, फिर होता है टैग, टैग के बाद होता है एट्रीब्यूट। ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? जी सर। यस जी सर। सर। हाँ। अब इस पूरे पे के बेस पे ही वेबसाइट में सारा काम होता है। और इस सीएसएस में ये तो तुम्हारा देखो फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन बोलते हैं कि जो चीज़ तुम बनाने वाले हो उसको किस तरह से सीएसएस में सेलेक्ट करोगे। सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, वो तुम लोग को भी इसमें सारी बताऊंगा, तुम लोग को ये पता होना चाहिए
कि हमको जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं उसको हम कैसे टारगेट करेंगे। ठीक है, जी तो अब क्या करते जी हैं, सर। हाँ अब क्या करते हैं हम लोग इसका मैं पूरा हटाता हूँ। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ HTML के अंदर टैग कौन कौन से मेनली यूज़ होते हैं वेबसाइट के अंदर। ठीक है, जिनके देखो अगर तुम करना चाहो, देखो HTML के n नंबर ऑफ टैग हैं। ठीक है, 25 30 40 तो होंगे ही होंगे, लेकिन मोस्टली वेबसाइट में सारे यूज़ नहीं होते। अगर तुम कोई एक नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हो तो 5-6 टैग का इस्तेमाल करके तुम अपनी वेबसाइट कोई भी बना सकते हो। बेसिकली डिपेंड करता है कि तुमने अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा रखा हुआ है। अब स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा अभी। ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ना, इनको याद रखो कि भाई फॉर्मेशन क्या है, सेलेक्टर क्या होता है, उसके बाद फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को याद रखो जो तुम्हें अभी आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। जी Yes, सर। sir. देखो सबसे पहले तो अपने पास होता है, यहाँ पे मैं आता हूँ, जब भी किसी वेबसाइट में सबसे पहला काम होता है कंटेनर का। कंटेनर मतलब कि एक पूरा रैप जिसके अंदर सारा बॉक्स भरा होता है। ठीक है, जैसे कि तुम कोई प्लॉट खरीदते हो, ठीक है, तो पहले प्लॉट पे एक बाउंड्री बनाते हो ना, उसके अंदर फिर कमरे डिवाइड करते हो। ठीक है, कि यहाँ पर बाथरूम रहेगा, यहाँ कमरा रहेगा, यहाँ हॉल रहेगा, उसकी वॉल्स बनाते हो। वेबसाइट में भी सेम वही फंक्शन चलता है। ठीक है, तो देखो अब कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले कंटेनर के लिए हम बनाते हैं डिव। डिव हमारा जो कंटेनर होता है वो होता है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है कि ये एज टू एज चलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर कुछ डाल देता हूँ ताकि तुम लोग को आइडेंटिफाई होता रहे कि मैं क्या बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब एक डिव सेलेक्टर मैंने लिया, एज अ टैग सेलेक्टर ले लिया, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, वाइट का कलर होता है FFF, ये लीजिए। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये जो तुम देख रहे हो, इसने इस डिव को पूरा ले लिया। अभी तो मैंने जूम कर रखा है, अगर मैं जूम हटा दूँ तो देखो इसने एज टू एज ले रखा है। तो हमेशा डिव को हम एज अ कंटेनर लेते हैं। ठीक है, एक तुम्हारा टैग हो गया डिव, जिसको हम उसमें डिवीज़न भी बोलते हैं, कोई डिवाइड। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग बोलते हैं, तो उस चीज़ों में ज़्यादा मत जाओ। डिव का मतलब तुम्हारा कंटेनर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये देखो, ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मैं इस पे ऊपर लिख भी देता हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लॉक लेवल। ठीक है, ये तुम्हारा होता है ब्लॉक लेवल, मतलब एज टू एज। ब्लॉक लेवल का मतलब एज टू एज ऑन पेज। ठीक है, उसके बाद जी तुम्हारा सर। दूसरा आता है इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक मतलब जितना कंटेंट होगा स्पेस एज पर द कंटेंट। ठीक है, अब इसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक तुम्हारा होता है स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन के अंदर अगर तुम कुछ भी लिखोगे, जैसे तुमने मान लो 1 2 3 लिखा, तो ये उतना ही स्पेस लेगा जितना इसके अंदर कंटेंट है। इसमें लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के जो 2 टैग लिख दिए, इसको कोई बताएगा इसका मतलब क्या होता है? कल पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था ये, बताओ। जी सर, दोनों को स्टाइल देने के लिए। इसको बोलते हैं ग्रुप करना। ठीक है, तो हमने इन दोनों को ग्रुप करके एक ही बना दिया। अब देखो इसके अंदर जितना कंटेंट लिखा था ये उतना ही है। अब इसके अंदर मान लो मैं कुछ और भी लिख दूँ, ठीक है, तो देखो ये उतना ही स्पेस लेगा जितना कि इसके अंदर कंटेंट है, ना ज़्यादा ना कम। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इनलाइन का मतलब होता है कि अगर मैं 2 स्पैन है मेरे पास और पेज में जगह है, ठीक है, पेज में जगह है, तो ये एक के बाद एक अपने आप को वहाँ पर शिफ्ट कर देता है कि एक के बाद तुरंत दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डिव के केस में ऐसा करता हूँ, तो डिव के केस में ये पूरे पेज पे ही लेगा अपने आप को, ये उसके नीचे आ जाएगा।
लेकिन स्पैन टैग इनलाइन की वजह से इसके हमेशा नेक्स्ट में आएगा। यस सर, अलग कंटेनर बना लेगा अपना। हाँ, इसके अंदर दो ही टाइप के होते हैं ब्लॉक्स। पहला होता है तुम्हारा एक जो होता है ये ब्लॉक लेवल, दूसरा होता है इनलाइन ब्लॉक। अब ब्लॉक लेवल के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे तुम्हारा ये H1 हो गया, H1 से लेके तुम्हारा हो गया H1 से लेके हो गया तुम्हारा H5 तक या H4 तक। वैसे तो H5 तक होता है, लेकिन इतना फिलहाल यूज़ करते नहीं है, H4 तक या H3 तक ही रखते हैं। ठीक है, तो H1 से लेके तुम्हारा ये हो गया H5 तक। सो अगर इनलाइन ब्लॉक में एक के बाद अगर दूसरा टेक्स्ट लेना हो, नॉट जस्ट नेक्स्ट, तो क्या करेंगे? क्या फिर से पूछना, मैं समझा नहीं। इनलाइन ब्लॉक में हम्म। अगर जैसे स्पैन आपने जो यूज किया, हम्म। अगर स्पैन में अब जैसे आप ये 1 1 यूज कर रहे हो, तो 1 1 जो है मुझे उसके नेक्स्ट टैग मतलब नेक्स्ट में नहीं चाहिए। मुझे चाहिए वो उसके जस्ट नीचे आए, जो मेरा डेटा पहले से लिखा हुआ है उसके नीचे आए, और वो उतना ही स्पेस ले जितना रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए तुम्हें इसके अंदर डिव लगानी पड़ेगी। स्पैन के अंदर डिव। हाँ, अब तुम ये बोल रही हो कि तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे, मान लो तुम यहाँ पे लिखा देवेश, ठीक है, और तुम चाहते हो हाँ देवेश के नीचे कुमार आए, लेकिन वो रहे स्पैन में ही, है ना। तो उसके लिए तुमने हाँ। तुमने यहाँ पे डिव बना दो, इसके अंदर तुम लिखा देवेश, ठीक है, हम्म। और इसी डिव को तुम यहाँ पे कॉपी कर दो इसके आगे, और तुम यहाँ पे लिख दो कुमार, तो तुम्हारा ये ओके। देवेश कुमार साथ में आ जाएगा। लेकिन अब ओके। इसमें समस्या क्या फंसती है, इसमें प्रॉब्लम ये वो फंसती है। स्पेस। हाँ, अब ये क्या क्या, क्योंकि div तो तुम्हारा ब्लॉक लेवल था, तो अब देखो स्पैन का काम होता है कि जो भी तुम्हारे अंदर कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग स्पेस लेना। हम्म। तो अब हुआ यहाँ पे क्या कि इसने स्पेस जब लिया, तब अब स्पेस तो उसको ये वाला पूरा मिल रहा है div का। अब यस इसको नहीं सर। पता ना कि इसके अंदर div लिखी है या कोई टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखा है। इसको ये पता है कि इसके अंदर जितनी भी फैली हुई चीज़ है, मुझे उसका स्पेस अपने में ले लेना है। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो तो फिर जब उसके हाँ लिए अगर जैसे। बता रहा हूँ उसके लिए क्या करते हैं हम लोग। एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेक। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देवेश कुमार, ठीक। अब देखो देवेश कुमार साथ में आ रहा है, तुम चाहते हो कि कुमार नीचे आए, तो तुम्हें यहाँ पे लगाना पड़ेगा BR। ठीक है, लेकिन ये इनलाइन है तो इस वजह से ये इसके नीचे आ गया। उस केस में क्या करना पड़ता है कि स्पैन को हमें एक विड्थ देनी पड़ती है। जी, एक सेकंड रुको जरा, ये फॉर्मेटर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, चलो बाद में देखते हैं इसको। ये देखो ना, ब्रेक कर दे रहा है लाइन को। ठीक है, अब उस केस में क्या है, जैसे मान लो मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका भी। अब तुमने यहाँ पे स्पैन लिया, स्पैन पे क्लास लगा दो, क्लास लगा दी तुमने मान लो DD। ठीक है, अब तुम चाहते हो कि जो भी चीज़ यहाँ पर है वो नीचे आ जाए, BR लगाया तुमने। ठीक है, अब देखो क्या, ऊपर वाला और नीचे वाला ये अलग अलग हो गया। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जाओगे और इसकी DD को विथ दे दोगे, डॉट DD को तुमने विथ दे दी, विथ दे दिया तुमने मान लो 200 पिक्सल्स। ठीक है, DD तो लगाई थी ना क्लास। अच्छा हाँ सॉरी, ये अभी ये किसी भी एक कंटेनर में नहीं है, सॉरी ये मेरी गलती है। अभी ये क्या है ना कि दोनों किसी कंटेनर में नहीं है, इसलिए ये इसकी विथ जो भी उसको ले ले रहा है और इसके अंदर जो विथ उसको भी ले ले रहा है। तो अगर हमें दो स्पैन एक साथ चाहिए हो, जैसे यहाँ पर भी चाहिए और दूसरा भी चाहिए हो, तो हमको पहले इसको एक कंटेनर में रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा डिव, डिव के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ दो स्पैन, स्पैन एक ये लिया, एक और ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो स्पैन आ गए। अब तुम चाहते हो कि इसके नीचे कोई भी टेक्स्ट आए, तो तुमने अगर यहाँ पे लगाया BR, तो ये इसके नीचे आ गया। लेकिन अब तुम अगर यहाँ पर क्लास लगाओ DD, अब तुमने DD की विड्थ देखो यहाँ पे 200 दे दी है।
अब इस केस में यस तुम्हें सर। डीडी के अंदर आकर यहाँ पर देना पड़ेगा स्पैन को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो देखो हो गया। बाय डिफॉल्ट स्पैन जो होता है वो इनलाइन होता है, क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट अपने अंदर अडेप्ट करके उससे स्पेस ले लेता है यहाँ पर। अब तुमने जब उसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना दिया, ठीक है, अब तुम उसको आके चेक करोगे ना यहाँ पे, यहाँ पर आकर के तुम उसको चेक करो स्पैन को। देखो एक पहला स्पैन तुम्हारा ये आ रहा है, यस सर। दूसरा स्पैन ये आ रहा है। अब इसमें एक और समस्या है कि ये वाला जो स्पैन है वो नीचे हो गया हाँ है ना। अब मुझे इसको अलाइन करना है, तो इसके लिए एक हाँ। ऑप्शन होता है यहाँ पर वर्टिकल अलाइन। ये तो मिडिल कर सकते हैं, अगर मिडिल नहीं भी करना है तो कोई करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर इस पे जाओ, इस पे लिख दो फ्लोट लेफ्ट। अब फ्लोट लेफ्ट में क्या होता है कि तुमको यहाँ से डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हटाना पड़ता है, क्योंकि फ्लोट और डिस्प्ले इनलाइन कभी एक साथ नहीं चलते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये सारी चीज़ें यस सर। ये जो पार्ट होता है ये तुम्हारे स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, कि तुम किस एलिमेंट को यूज़ करके कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हो। सर आपने डीडी में 200 px दिया पहले, हम्म। पर और तब वो 200 पिक्सल्स ले रहा था, बट वो रिक्वायर्ड नहीं थे, वो एक्स्ट्रा में जा रहे थे। बट यहाँ जो आपने स्पैन के अंदर फ्लोट डाला है, हम्म। तब उसने है ना वो एक्स्ट्रा पिक्सल्स लेने बंद कर दिए, क्यों? नहीं, देखो मैं यहाँ से फ्लोट हटाता हूँ, इसको मैंने सब कुछ हटा दिया। अभी क्या कर रहा है ये जो तुम्हारा पहला वाला था, ठीक है। हाँ एक काम करता हूँ, रुको, मैं कुछ प्रॉपर चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पहला हो गया, यहाँ पे तुम्हारा आ गया कुमार, और दूसरे वाले टैग में है दिल्ली, ठीक है। ठीक है। यस सर। अब तुम्हारे क्या कुमार और दिल्ली एक साथ है, रुको उसको नीचे कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें केस में क्या है कि इसको देवेश मिल रहा है, ठीक है। डीडी की जो विथ है डिव की जो हमने बनाई थी यहाँ पे, उसने डिव की विथ तो 200 ले ली है। इसको अगर रुको मैं तुम्हें 300 करके दिखाता हूँ, देखो बड़ा हो गया, ठीक है। इसको मैं 200 ही करता हूँ अभी, ठीक है। मतलब ये चेक करने के लिए कि देखो डिव ये चल रही है। स्पैन के अंदर मैं पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। अब देखो ये देखो तुमको सब कुछ ब्रेक ब्रेक करके दिखा रहा है। यस सर। यस सर। अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ फ्लोट लेफ्ट, तो ये क्या होगा, देखो अब इसने जो डिव की विथ थी उतनी तो ले ही ली, क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दे रखा, तो अब इसने डिव को कस्टमाइज कर दिया यहाँ पे। अब ये सिर्फ ओके। स्पैन की बैकग्राउंड कलर ले रहा है, वरना हमने यहाँ पर डिव को डिफाइन कर रखा था ना, क्योंकि पहले डिव का कलर यहाँ पर आ रहा था यस सर। वाइट, है ना। अब नहीं आ रहा है, तो इसने क्या किया, जब फ्लोट लेफ्ट लिया तो इसने ऊपर वाले की इसकी जो विथ थी वो तो ठीक है, लेकिन इसकी हाइट इसने नहीं ली कंटेनर की, ओके। ओके। ठीक है। अब इसका एक दूसरा जो मैंने तुमको ऑप्शन बताया था डिस्प्ले, ये इनलाइन ब्लॉक वाला, सॉरी इनलाइन ब्लॉक था ना, ये देखो इनलाइन ब्लॉक। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मैं तुमको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। मैं स्पैन पे गया, देखो स्पैन है ना, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हटाओगे, यहाँ पे देखो ब्लॉक, कंटेंट, फ्लेक्स, फ्लो, ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन फ्लेक्स, ठीक है। इनलाइन फ्लेक्स में देखो ऊपर चला गया ये। यस ये सर। फ्लेक्स जो है अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है सीएसएस में, ठीक है। तो ये भी तुम लोग को बताऊंगा, लेकिन सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अगर इसमें हल्की सी भी गड़बड़ हो जाती है ना तो पूरा पेज फाड़ देता है ये, भले तुमने एक एलिमेंट पे लगाया हो या कहीं पे भी लगाया हो। ये ऐसी ओके। प्रॉपर्टी है, नेट में तुम लोग सर्च करना फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। ठीक है, फ्लेक्स हो गया तुम्हारा, फिर देखो इनलाइन टेबल, लिस्ट हो गया, मैथ हो गया, नन हो गया, ठीक है। यस सर। ऐसे तुम लोग कर करके ना सारी चीज़ चेक कर लो अपने पास ब्राउज़र पे कि कैसे कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इनलाइन ब्लॉक जो तुमने यहाँ पे लगाया, इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन टेबल, तो तुम्हारा देखो यहाँ पे ये आने लग गया सही। ये भी सारी चीज़ आगे बताऊंगा, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना किसी चीज़ के लिए,
ठीक है कि ऐसी कोई चीज़ वेबसाइट में नहीं है, कोई ऐसा डिज़ाइन जो नहीं है जो ना बन सके। ठीक है, यस सर। चलो। जी सर। अब उसके बाद अपने पास देखो, हम ब्लॉक लेवल पे बात कर रहे थे। ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, उसको हटा देता हूँ। तुम्हारा H1 हो गया, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा हो गया नैव टैग, जिसके अंदर हम मेन्यू बनाते हैं, नेविगेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो गया पी टैग, जिसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, जिसको पैराग्राफ बोलते हैं। ठीक है, पी टैग हो गया। उसके बाद तुम्हारा हो गया यूएल, यूएल एल आई जो हम लिस्ट बनाते हैं, वो तुम्हारा हो गया ब्लॉक। तो ऐसे बहुत सारे अन नंबर ऑफ कंपोनेंट वो टैग्स हैं जो कि ब्लॉक वाले होते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे कि स्पैन में बताते हैं, इनलाइन ब्लॉक वाला। तो एक तुम्हारा स्पैन होता है। ठीक है, जितना इसके अंदर तुम दोगे कंटेंट उतना ही लेगा। उसका तुम्हारा होता है एंकर टैग, जो क्लिक लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, बटन पे क्लिक करो तो काम करता है। लिंक जिसको बोलते हैं। जी ठीक है, सर। देखो ये नॉर्मल यस टेक्स्ट है, इस सर। पे करेंगे तो लिंक आ गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टैग हैं जो ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं, उतने ही करते हैं जितना उनके अंदर कंटेंट है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? यस सर। चलो, जी सर। यस सर। नोट करना हो तो नोट कर लेना, नहीं तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख के कर लेना अपना। ठीक है, 139 139। कर लिया सर नोट। ठीक है। एक सेकंड रुको, अब लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर आपने ग्रुप से रिमूव क्यों किया। चलो, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, आज एक छोटा सा मेन्यू बनाते हैं। तो मेन्यू बनाने में तुम लोगों को तीन चार चीज़ें पता चलेगी। पहला कि कंटेनर कैसे बनाते हैं किसी वेबसाइट का। ठीक है, CSS की कुछ प्रॉपर्टी जिसमें हम काम करेंगे, जैसे विथ हो गया, बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, फॉन्ट का साइज़ कैसे देते हैं। ठीक है, किसी मेन्यू को राउंडेड या बॉर्डर रेडियस कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम लोग को क्लियर हो जाएंगी अभी के अभी। ठीक है, तो डेली छोटे छोटे कंपोनेंट से बात करेंगे, इंस्टेड ऑफ कि मैं पूरी तुम लोग को HTML और सिर्फ CSS बता दूं, फिर बाद में तुम सोचो ये कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है। ठीक है, जी सर। ठीक है, सारे लोगों से पूछ रहा हूँ। यस सर। यस सर। सर। आयशा मैडम ठीक है? यस सर। चलो, फिर एक नेविगेशन बनाते हैं अच्छा सा। तो नेविगेशन बनाने के लिए मैंने तुमको बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं। हाँ गुड, एक लड़का है जो ध्यान दे रहा है यहाँ पे। एक हमने कंटेनर लिया। अब नेविगेशन बनाने के लिए क्या करते हैं फिर, उसके बाद सर नैव नैव। टैग, नैव टैग लेंगे। अब नैव टैग के अंदर हमको जब मेन्यू बनाना है तो हम क्या लेंगे। देखो, मेन्यू बनाने के तीन चार तरीके हैं। ठीक है, तुम लोग को मैं सारे ही बता देता हूँ। पहला, अगर तुमको नेविगेशन में मान लो 4-5 लिंक्स बनाने हैं तो तुम वो डायरेक्ट भी बना सकते हो। लिंक हैश, यहाँ पे जो भी तुमको URL लगाना होगा, तो यहाँ पे लिखो होम। ठीक है, सेव किया। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 मेन्यू बन गए। ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ा मेन्यू बनाना होता है, या मान लो होवर बनाने की, जब मैं इस पर होवर करूँ तो नीचे ड्रॉप डाउन में मेन्यू आ जाए। ठीक है, या जब मुझे इसको रिस्पॉन्सिव करना होगा तब यहाँ पे दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं लेते। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट की भाषा में कचरा मचाना। किसी भी वेबसाइट में, किसी भी कोड में कचरा करना। क्यों? क्योंकि ये मेंटेन नहीं हो सकता आगे चल के। इसकी जगह क्या करते हैं, इसकी जगह हम लेते हैं ULLI, UL जिसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर LI लिस्ट। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट, फिर ये तुम्हारी लिस्ट बन गई। अब लिस्ट के अंदर लेंगे हम एंकर टैग, और हम यहाँ पे लिखेंगे होम। ठीक है, देखो एक ये हो गया, मैंने यहाँ पे 4 बनाए। अब यहाँ पर ये क्या है, ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये तो सारे साइड में चाहिए थे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि जब साइड बाय साइड चीज़ें चाहिए होती है तो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं। सर इनलाइन। सर डिस्प्ले लाइट।
हाँ, डिस्प्ले इनलाइन यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, CSS में जाके इस li की प्रॉपर्टी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होती है, उसको हम डिस्प्ले इनलाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे गया nav टैग, कल नेस्टिंग मैंने बताई थी तुम लोगों को। ठीक है, nav के अंदर क्या है अपना ul, ul के अंदर क्या है li, li के अंदर क्या है एंकर टैग। यही है ना, देखो यहाँ पे नेविगेशन nav फिर ul फिर li फिर एंकर टैग। ठीक है, यही चल रहा है ना। यस सर। तो हमने सैस में भी वही चीज़ लिखी। मैंने तुम लोग को पहले भी बता रखा है, अभी भी बता रहा हूँ, सैस में CSS में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। बाकी जो चीज़ CSS में होती है सेम वही होती है यहाँ पे। जी सर, इसमें नेस्टिंग करके लिखते हैं, उसमें डायरेक्ट लिखते हैं ना सर? हाँ एग्जैक्टली। तो अब इसको मुझे क्या जी। करना है, डिस्प्ले क्या करना है, डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन सर। इनलाइन ब्लॉक। तो देखो ये सारा साइड में चला गया और इसके आगे से डॉट भी हट गया। पहले यहाँ पे सबके आगे डॉट आ रहा था ना, एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो यहाँ सबके आगे डॉट आ रहा था क्योंकि लिस्ट थी, लिस्ट के आगे डॉट होता ही है। ठीक है, तब डॉट हट गया। अब यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रही है। तो अगर किसी भी टेक्स्ट नीचे अंडरलाइन आ रही हो लिंक में, तो उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और इसको लिख देते हैं नन। अब क्या होगा, देखो नीचे से अंडरलाइन हट गई। ठीक है, अब लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा ये पास पास में है, एकदम थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। तो क्या करेंगे, अपने पास स्पेसिंग के लिए दो चीज़ें होती हैं किसी भी कंटेनर में। पहला होता है मार्जिन, दूसरा होता है पैडिंग। मार्जिन जो होता है हमेशा आउटर स्पेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब अगर मैं यहाँ पर एंकर टैग पे लगाऊंगा मार्जिन, मार्जिन पहले मैं इसको थोड़ा सा वो दे देता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में तुम लोग को सिर्फ दिखाने के लिए लेता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग को एक्चुअली में आइडिया लगे। ठीक है, मार्जिन मैंने यहाँ पे ले लिया 10 px। अच्छा ये बंद नहीं हुआ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, मार्जिन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मार्जिन और पैडिंग हमेशा जब तक ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक नहीं लिखा होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अब तुम अगर यहाँ पे लिख दें डिस्प्ले ब्लॉक, तो देखो इसने मार्जिन मतलब आउटर स्पेस ले लिया चारों तरफ से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि दोबारा बताऊँ? जी सर, आगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी दोबारा बता देता हूँ मैं। सर मुझे नहीं आया। देखो सर ये इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? भाई, अभी इतनी देर से तुमको रामायण सुना रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो डिस्प्ले ब्लॉक जो होता है, डिस्प्ले ब्लॉक तुम्हारा एज टू एज स्पेस ले लेता है अपने अंदर कंटेनर का। जी सर। ठीक है, और जो इनलाइन ब्लॉक है वो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट है। ओके सर। ठीक है, मार्जिन का मतलब देखो इस किसी भी कंटेनर में या टैग में स्पेस दो तरह के होते हैं, एक होता है बाहर का, एक होता है अंदर का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लगाया मार्जिन जो कि बाहर का स्पेस होता है। तो इसने देखो यहाँ बाहर बाहर से स्पेस ले लिया चारों तरफ। अब अगर इसकी जगह मैं इसको पैडिंग कर दूं, तो देखो क्या किया इसने, इसने अंदर से स्पेस ले लिया जो एंकर टैग था तुम्हारा। ठीक है, देखो दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, मैं जब इसको मैं जाके इंस्पेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिखाएगा सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है ना कि पैडिंग 10 px, मतलब जो हरे कलर का दिखा रहा है यहाँ पर ये पैडिंग है। ठीक है, और उसको अगर जब मैंने मार्जिन कर रखा था, अब मैं यहाँ पर जाता तो देखो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा मार्जिन 10 px ऑरेंज कलर में। तो अगर तुमको कभी भी ये देखना हो कि यहाँ पे मार्जिन है या पैडिंग है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, इसका एक ऑप्शन होता है बॉक्स मॉडल स्टाइल्स के अंदर। ये देखो यहाँ पे जब तुम लोग इसको इंस्पेक्ट करोगे, जो CSS वाले पार्ट है ना, इसको नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ दिखेगा। देखो तो मार्जिन तुमको दिखाएगा, देखो 10 ऑरेंज में मार्जिन होता है, ग्रीन में पैडिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोनों ही लगा देता हूँ।
अब अगर मैं ऑरेंज पे जाऊंगा तो देखो मुझे दिखाएगा कि मार्जिन कहाँ लगा हुआ है, और जब पैडिंग पे आऊंगा ग्रीन में तो दिखाएगा कि पैडिंग कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, बॉर्डर पे देखो कुछ है नहीं, यहाँ पे जीरो ये दिखा रहा है, डैश मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, और ये तुम्हारे बीच एंकर टैग की दिखा रहा है कि कंटेंट है तुम्हारा ये, फिर तुम्हारी पैडिंग है और ये मार्जिन है। तो कभी भी तुम लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पर आओ, आराम से इसको चेक करो। मान लो कि तुम CSS नहीं भी देख रहे हो तो तुम यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। आई समझ में ये बात? जी सर। आयशा मैडम समझ में आ रही है? जी सर। यस सर, आ रहा है। हेलो आयशा, आवाज़ आ रही है तुम्हें मेरी? जी सर। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई अभी तक? जी यस जी सर। सर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और भी होती है। अब देखो इसमें क्या है कि मैंने यहाँ पे मार्जिन 10 दिया, 10 px, तो इसने क्या किया, इसने चारों तरफ बराबर स्पेस लगा दिया। अब अगर मुझे मान लो ऊपर से कम करना हो, या नीचे से ज़्यादा करना हो, या लेफ़्ट से कुछ करना हो, या राइट से कुछ करना हो, तो उस केस में क्या करें, तो इसके अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, एक तो होता है तुम्हारा कि तुम प्रॉपर यहाँ पे जाओ मार्जिन, फिर देखो टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट, या तो इसकी प्रॉपर्टी लगा लगा के सेट करो, या दूसरा होता है एक ऑप्शन शॉर्टकट जिसको बोलते हैं TRBL। TRBL, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स है, अब मैंने इसको एक साथ लिख दिया 4 बार में, तो ये क्या हो गया तुम्हारा TRBL। ठीक है, यहाँ मार्जिन देखो तुम्हें चारों तरफ से 10-10 दिखा रहा है। अब अगर मुझे टी मतलब टॉप राइट, ठीक है, राइट से अगर मैं इसको कर दूं 20, ठीक है, नीचे आऊँगा, देखो यहाँ पर इसने राइट की वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है यस सर। जी सर। यस सर। भाई, Yes, सारे लोगों sir. का बोलना मैंडेटरी है। ठीक है, कोई मूवी नहीं चल रही है कि बस बैठ के एंजॉय करो। तो अब इसने देखो यहाँ से राइट में कर दिया 20। ठीक है, अब ये TR मतलब राइट था, अब बॉटम से अगर मुझे चाहिए मान लो 40 की स्पेस, तो यहाँ पे आऊँगा तो देखो इसने यहाँ पे 40 कर दिया। यहाँ पे भी तुमको ऊपर भी दिख रहा होगा ऑरेंज में कि किधर कितना कितना हो रखा है। तो मार्जिन के लिए हमेशा यूज़ करो TRBL। अब मुझे टॉप से और बॉटम से तो स्पेस चाहिए नहीं, क्योंकि अपना मेन्यू वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ से टॉप से इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, TRR से चाहिए, फिर बॉटम मुझे नहीं चाहिए क्योंकि बॉटम में भी स्पेस नहीं चाहिए मुझे, मैंने इसको 0 कर दिया। फिर उसके बाद होगा लेफ़्ट से कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हमने ऑलरेडी राइट लगा रखा है, तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। तो अब देखो इसने क्या किया। ठीक है, ब्राउज़र में थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखो, ठीक है, अब इसने एक तरफ से स्पेस ले लिया। अब इसमें एक चीज़ और भी है, तुम अगर देखोगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर जो एक स्पेस लगा हुआ है UL में। ठीक है, मैंने UL को सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ UL में दिखा रहा है पैडिंग एक तरफ से 40 लगी हुई है। हमने यहाँ पे कहीं UL में 40 पैडिंग दे रखी है? नो सर। नहीं सर। नहीं दे रखी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे कि भाई तुमने, क्योंकि ब्राउज़र भी अपनी तरफ से कुछ लगाता है चीज़ें। देखो यूज़र एजेंट स्टाइल मतलब ये ब्राउज़र की प्रॉपर्टी है। ब्राउज़र अपनी तरफ से कुछ CSS इसलिए देता है कि मान लो तुम्हारे पेज पे CSS काम नहीं कर रही है, तुमने कोई CSS लगाई ब्राउज़र पे और वो बाई चांस नहीं चली, जैसे तुमने CSS लगा रखी है, उसको अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ब्राउज़र अपने आप से भी उसको थोड़ा बहुत सही करके दिखा दे, इंस्टीड ऑफ कि तुम्हें एकदम ही कचरा ही दिखे यहाँ पे। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्राउज़र भी अपने आप से लगाता है इसमें, तो उसको डिसेबल करने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को नल कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग यहाँ पे 40 लगी थी, हमें तो चाहिए नहीं, तो मैंने उसके यहाँ पे 0 कर दी, सेव करा। देखो ये भाई साहब अपने आप लाइन पे आ गए, एकदम कोने में चिपक के आ गए। यस सर। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर ये है कि भाई ये फॉन्ट का कलर मुझे चेंज करना है,
यहाँ पे ये ब्लू में दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिर्फ कलर, कलर, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रेड, रेड हो गया। अब मुझे यार ये फ़ॉन्ट का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कोई भी एक, मान लो वरदाना ले लेता हूँ, सेव किया, देखो चेंज हो गया, ठीक है। अब ऐसे तो मैंने इसको बहुत जूम कर रखा है, इस वजह से तुमको ऐसा दिख रहा होगा, मैंने देखो नॉर्मली ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ जब से मैं होवर करूँ या माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है होवर, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लगाकर होवर, कि जब मैं एंकर टैग पे होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो। अब जो चीज़ चेंज करवानी होती है वही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर था, जब हमें चेंज करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बैकग्राउंड कलर, और इसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, मान लो ये दे दिया मैंने। तो अब जब मैं होवर करूँगा इस पर एंकर टैग पे, ये दोनों मिक्स हो गए कलर यार, इस पर कुछ और करता हूँ, रेड करता हूँ, एक सेकेंड, अरे यार तुम लोग भी ना एंड नहीं लगाया मैंने, तुम लोग भी भाई साहब गड़बड़ करवा देते हो। कोई नहीं सर, भूल गए होंगे। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ तो मिस हो रहा है यार, यहाँ पे एंड नहीं लगाया था। यही सर ना, छोटी सी चीज ना पूरा कोड खराब हाँ करती भाई है। साहब, वो होता है होता है होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे होवर पे, अब मैं इस पे जो करना चाहूँ, अब होवर पे अगर मुझे इसके कलर को भी वाइट करना है ना, फॉन्ट को, तो मैं लिख दूंगा कलर वाइट, ठीक है। और जब मैं होवर करूँगा देखो, ठीक है, हो गया ये मेन्यू तुम्हारा। अब यस इसमें सर। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर सकते हो, अब तुम इसमें बॉर्डर एनिमेट करवा लो, ठीक है, या जो भी कराना चाहो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी यहाँ पे होवर के अंदर ही बनेंगी, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? तो जी सर। यस सर। जो वेबसाइट्स के मेन्यू होते हैं उनके लिए सिर्फ इतनी ही चीज़ होती है। अगर तुमको कुछ दिखता हो कि यार यार इस वेबसाइट में देखो यार ये ऐसा चल रहा वैसा चल रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये 10-12 लाइन का कोड है, इतने कोड से ही सारी वेबसाइट का सब कुछ मैनेज होता है। अब यहाँ पे अगर 4 मेन्यू है, 4 की जगह मैं यहाँ पे 5 भी कर दूँ, 6 भी कर दूँ, लो, तो ये जो CSS एक पे लगी वो सब पे लगेगी। यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि मैंने एक बार यहाँ पर लिखा है एंकर टैग तो एक पे ही चलेगा, वो सब पे चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर जो हमने नेस्टिंग करी है, इस एल के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं, जितनी एल है उसके अंदर जितने एंकर टैग है, सब पे काम करेगा यहाँ पर ये। यस सर। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो बताओ। नो सर। सर हम्म। सर जैसे ये सैस में सर हम लोगों ने इसको रन किया है, तो ये सर सीएसएस की फाइल जैसे देखेंगे तो सर एक ही प्रॉपर्टी बना के देगा ये। ये देखो ना, अब मैं CSS भी ये ओपन कर देता हूँ। अब CSS में यस देखो सर। कैसे लिखा, इसने nav ul अलग लिखा, nav ul li अलग लिखा, nav ul li a अलग लिखा, nav ul li a होवर अलग लिखा। तो जो चीज़ भाई तुम्हारे CSS में होती है वही चीज़ सेम चीज़ सैस में होती है, बस सैस में लिखने का तरीका ये होता है बस। लेकिन सर सीएसएस से सैस ज्यादा सिंपल लग रहा है, क्योंकि उसने मतलब क्लास ज्यादा डिफाइन ही नहीं करनी पड़ती है बार बार लिख के। किस में, CSS में? इसमें सर सैस में। सैस बेटर होती है, सीएसएस। यस सर। सैस बहुत ज़्यादा बेटर होती है CSS से, क्योंकि ये मैनेज बहुत अच्छे से होती है। पहले क्या होता था कि जब अगर मुझे बनानी होती तो मुझे इस तरह से सारी चीज़ें लिखनी पड़ती। अब उसमें कभी यस कभी सर, क्या बार होता है कि बार। अगर अभी तो चलो भाई ये छोटा सा है कि एक nav है, एक ul है, एक li है, एक एंकर टैग है। अब अगर मान लो तुम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट कोई बना रहे हो जिसके अंदर 25 क्लासेस हैं, तो उन 25 क्लासेस को तुम यहाँ पर एक एक करके कैसे मैनेज करोगे? जी सर। अब जैसे यहाँ पर है सैस में, अब सैस में मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, ए के अंदर बी है, ठीक है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है,
डी के अंदर ई है, ई के अंदर एफ है, एफ के अंदर जो भी है एक्स वाई जेड ए टू जेड तक जो होगा वो तुम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब यही चीज़ अगर मुझे सी एस एस में लिखनी होती है तो मैं कैसे लिखता है, ए स्पेस बी, पहले ए को लिखो, फिर पहले ये ए की प्रॉपर्टी होती, फिर ए स्पेस बी की प्रॉपर्टी, फिर ए स्पेस बी स्पेस सी की प्रॉपर्टी, फिर यस ए स्पेस बी, ए स्पेस बी प्लस सी प्लस डी की प्रॉपर्टी। तो इसमें कहीं ना कहीं बीच के जो फैमिली होती है उसको कहीं ना कोई बंदा मिस कर देता है। अब मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सब में डॉट डॉट लगा के क्लास बनाता जा रहा हूँ, अब कहीं पर मैंने जल्दी के चक्कर में डॉट ही नहीं लगाया तो तुरंत तुम्हारी सी एस एस फाड़ देगा। अब जैसे मेरे केस में ही जहाँ पे मैं सिर्फ एंड भूल गया था ये, अब उस चक्कर में मुझे सब कुछ जी चेक सर। करना पड़ गया। ठीक है, तो वही सेम चीज़ जी होती सर। है यहाँ पर भी। ये सी एस एस में लिखने से अच्छा है कि आप सैस में लिखो, सैस इजी टू मेंटेन रहती है। और और सर इजी टू अंडरस्टैंड